हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं जो हमारी एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका 6th पार्ट। ठीक है, देखो पार्ट में चल रही है। अगर मैं उस लास्ट वीडियो में बोल रहा था आपसे भाई, अगर मैं वन शॉट बनाता तो भाई ये वीडियो 10-11 घंटे की चली जाती, कोई वर्थलेस नहीं होता और आप ना लगातार देखो 7-8 घंटे पढ़ सकते। हाँ, लेकिन इतनी आप में कैपेसिटी होगी कि आप 1-1.5 घंटा आप आराम से पढ़ सकते हो। तो एक ही टेक में आप इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हो जो हमारे एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन है। और मैं आपसे बोल रहा हूं आपके प्री बोर्ड होंगे जनवरी में। ठीक है, आपको 100% क्वेश्चन एज इट इज दिखेंगे, सेम कंसेप्ट पे दिखेंगे। तो हर एक सवाल करके जाइए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस लगा के जाइए। ठीक है, बढ़ते भाई इस पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन में। लास्ट में भी हमने जो 5th पार्ट था वहां डिफरेंशियल इक्वेशन पे एंड किया था, होमोजेनियस पे। जो 6th पार्ट है स्टार्टिंग ही यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन से कर रहे हैं। ठीक है, देखो साहब, 5th पार्ट में मैंने आपको बताया था मेरे भाई के जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हमारे पास 3 मेथड होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। वेरिएबल सेपरेबल होता है, होमोजीनियस होता है और हमारा क्या होता है भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्लियर है भाई? अब हमें कैसे पहचान होती है कि ये कौन सा मेथड है? तो भाई पहला काम मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि एक काम करो, आप dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करो। जैसे इस सवाल में करूंगा मैं, तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करूंगा तो इस वाले पूरे टर्म को बेटा इधर ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा, 2xy dy बचेगा और इधर कितना बचेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर dx बचा। क्लियर है भाई? यहां से ये बचा। ओके, अब क्या करना है, इस dx का नीचे डिवाइड कर दीजिए आप। तो dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस, और माइनस का बेटा चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 2xy का इधर कर दो तो ये हो जाएगा अपॉन 2xy। तो कहानी ये हुई dy अपॉन dx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, तो मेरा यहां पे ये कहानी बनी। अब देखो पहचान करते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं है। देखो होमोजीनियस की कहानी होती है कि जो भी x dy अपॉन dx में जितने भी x और y के टर्म्स हैं वहां पे x और y की कंबाइंड डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका होता है अगर आप डायरेक्ट पहचान पा रहे हो तो देखो यहाँ पे y की पावर कितनी है, 2। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2। और यहाँ पर x और y की कंबाइंड डिग्री कितनी है, 2। देखो क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो दोनों की कंबाइंड डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो होमोजीनियस की पहचान क्या होती है भाई, होमोजीनियस की पहचान होती है y इक्वल टू वी एक्स है। तो आपको लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो में आपको बता ही चुका हूं भैया, फटाफट से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx आ गया। क्लियर है? dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx हो जाएगा। अब ये dy अपॉन dx की वैल्यू आप यहां डाल दो तो कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स मेरे छोटे भाई dv अपॉन dx। फटाफट से डाल दो इसमें, और यहां पे y इक्वल टू वी एक्स रखोगे तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 2x इंटू कितना आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से मेरे छोटे भाई v प्लस एक्स डीवी अपॉन dx हो गया। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर v आ गया। ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया है। ये एक्स स्क्वायर आपस में मेरे भाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां से देख मेरे छोटे भाई, v प्लस एक्स डीवी अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v आ गया यहां से। तो यहां से काम कर दे, एक्स डीवी अपॉन dx मेरे भाई, एक्स डीवी अपॉन dx वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस कितना आ जाएगा v। इस वाले v को जो था ये वाला v इधर निकल गया। ठीक है, तो यहां से हुआ एक्स डीवी अपॉन dx और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, और माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 2v स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 2v हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ बेटा इधर उधर मैंने भेजा। ठीक है, चलिए साहब, तो यहां से हुआ मेरा एक्स डीवी अपॉन dx, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2v हो गया। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब यहां से एक छोटा सा काम चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, एक्स डीवी अपॉन dx यहां से माइनस कॉमन ले सकते हो तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1। बात एक ही है यहाँ तक कुछ समस्या नहीं होगी आपको, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया। ठीक है भाई, अब देखो 2v को इधर भेज दो और ये कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1 डीवी, और ये कितना आ जाएगा, माइनस के dx अपॉन एक्स। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सब सही चल रहा है, मेरा ये आ गया। मैंने वेरिएबल सेपरेबल लगाया। ओके, अब इसके बाद बेटा बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस के dx अपॉन एक्स हो गया। अब देखो यहां से अब जब देखोगे ना तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 का, तो वी स्क्वायर प्लस 1 को हम टी मान सकते हैं डायरेक्ट। वी स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं। वी स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे तो 2v आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ये काम डायरेक्ट आप रफ पे सॉल्व करके करोगे तो भी हो जाएगा। और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैं लिख दूंगा क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं अटक सकते कि भैया ये
पॉइंट भी हमारे सामने एक्सप्लेन कर दो। तो ये तो भाई बिल्कुल नहीं करना हमें, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें मत चूकियो भाई तू, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग, डायरेक्ट लिखेंगे लॉग बी स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा माइनस के लॉग एक्स प्लस कितना आ जाएगा लॉग सी आ जाएगा। ओके, ठीक है। यहां पे आ गया। अब देख यहां पे हम v इक्वल टू क्या पुट करेंगे, y अपॉन एक्स हमेशा की तरह, तो कितना आ जाएगा लॉग वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लॉग सी एक्स, लॉग सी अपॉन एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, लॉग सी अपॉन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉग एम माइनस लॉग एन कितना होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है, ठीक है। चलिए साहब अब यहां से थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा लॉग, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया लॉग सी एक्स आ गया। ये लॉग से लॉग बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सी अपॉन एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये कितना बचेगा सी, तो यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये रहा भाई हमारा जनरल सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमें प्रूफ कर दिया, मतलब जो भी क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन निकलवा रहा था वो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स आ गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। पॉइंट यही है कि आपको पहला पॉइंट है कि डी वाई पॉइंट एक्स की वैल्यू निकालो, डी वाई पॉइंट एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आपको आइडिया लगेगा ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में जा रहा है, वेरिएबल सेपरेबल में जा रहा है, होमोजीनियस में जा रहा है, एलडीई में जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। बेटा आगे सब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। देखो अभी तक आपने पहचान बताई कि जैसे होमोजेनियस की पहचान होती है एक्स और वाई की कंबाइंड डिग्री क्या होनी चाहिए सेम, यहाँ पर y की डिग्री कितनी है 1 और यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 2, तो भाई होमोजेनियस तो है नहीं। फिर हमारे पास देखो बचता है ज्यादातर पेपर में आपके थॉट जो जाने चाहिए चेक करने के लिए जाने चाहिए, या तो होमोजीनियस है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आप कहां पे जाओगे, वेरिएबल सेपरेबल। देखो वेरिएबल सेपरेबल तो देख के पता लग जाता है, डीवाई के साथ वाई के टर्म्स रहने चाहिए और डीएक्स के साथ मेरे छोटे भाई एक्स के टर्म्स रहने चाहिए, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है कहीं ना कहीं बच्चों को पहचानने में होमो में और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आपकी पहचान होती है, आपको याद होगा dy अपॉन dx इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होती है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिख जाए dy अपॉन dx प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। क्या ये वाली फॉर्म दिख रही है आपको इस तरीके से, आप बोलोगे दिख तो नहीं रही, लेकिन आप बोलोगे भैया बना जरूर सकते हैं। बोलोगे कैसे, एक काम करो भैया, ये जो x है ना भैया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स में, आप एक काम करो एक्स से लगा दो डिवाइड। ओके मैंने कि बेटा सही वो सोच रहा है तू, एक्स से डिवाइड लगाओ, एक्स से डिवाइड लगाओ, ये एक्स आपस में कैंसिल, ये एक्स आपस में कैंसिल आउट। क्लियर है, तो यहां से कितना बचेगा, यहां से बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2 अपॉन एक्स इंटू वाई, और यहां से भी भैया एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, एक्स लॉग एक्स बचा। क्लियर है, हाँ। अब देखो यहां से बात तो बन गई, यहां से बिल्कुल 100% चीज कन्वर्ट हो गई किसमें, एलडीई में। तो यहां से पी की वैल्यू 2 अपॉन एक्स मिली और क्यू की वैल्यू कितनी मिली, एक्स लॉग एक्स मिली। क्लियर है, तो यहां से पी कितना है मेरे छोटे भाई, पी है तेरा 2 अपॉन एक्स और क्यू कितना है तेरा एक्स लॉग एक्स है। क्लियर है, क्यू कितना है एक्स लॉग एक्स। इसके बाद हमें याद आता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था हमारा ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर पी डी एक्स। पी कितना है, पी आपका 2 अपॉन एक्स है, और 2 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर 2 लॉग एक्स। क्लियर है, अब देखो यहां से ये बात होती है, अक्सर बच्चे इस स्टेप पे आगे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई की पावर 2 लॉग एक्स को बहुत सारे बच्चे जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसमें डायरेक्टली लिख देते हैं। बेटा गलती करते हैं, इसे डायरेक्ट मत लिखना जब भी ई की पावर लॉग में आ जाए। तो पहले एक काम कर लेना, ये जो एक्स है ना इसे नीचे उतार लेना, ये भाई इस पॉइंट पे स्टार लगा लेना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, आप वो गलती मत करना भाई। तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका। देखो ये x क्या होता है, ये हमेशा x जो है e की जगह आता है, और ये e जो है x की जगह जाता है, तो ये हो जाएगा x 2 log e। ध्यान रखना ये जो e है वो x की जगह जाएगा, ये जो e है x की जगह जाएगा, और x जो है किसकी जगह आएगा, e की जगह। तो ये हो जाएगा x 2 log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहां से बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला आपको, एक्स स्क्वायर मिला। ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं भैया, देख लेना, गलती मत कर देना बस पेपर में, बहुत दुखी हो जाऊंगा नहीं तो मैं, आपने गलती कर दी। ठीक है चलिए भाई आगे देखते हैं। चल भाई आगे क्या होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल क्यू सॉरी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीएक्स प्लस सी, ये हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है, ये क्या होता है भाई जब जनरल सॉल्यूशन, तो y तो हमारे पास y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कितना निकाल लिया, एक्स स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, यहां से q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू x log x है, कितनी है x log x है।
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल के आया छोटे भाई, एक्स स्क्वायर निकल के आया, dx प्लस सी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, हर एक पॉइंट मैंने अच्छे से एलुबरेट कर दिया, ठीक है। अब भाई एक बात देख, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, जरा ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब लॉग एक्स हो जाएगा, dx प्लस सी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी बच्चे को बड़ा धौचक तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक काम कर, ये देख, अब यहां पर असल में बच्चे फंस जाते हैं भैया क्या, अब ये तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन ना एक तरीके से कंपोजिशन है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। अब क्योंकि आपकी तकदीर अच्छी है, तो तकदीर अच्छी है तो आपकी जो पहले पुरानी, जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी, ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चों के पास दो एक्सरसाइज होती थी 9.2 और 9.3, वो आपके सिलेबस से हट गई हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएशन का यहाँ पे यूज नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेशन ऑफ अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन के बाद आ रहा है चैप्टर, तो यहाँ इंटीग्रेशन तो भर भर के लग रहा है। इंटीग्रेशन में जितनी भी चीजें आप सीख के आए थे, बाई पार्ट्स हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, सारा बेंचो यहाँ लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपकी पूरी जो नॉलेज है ना वो चेक करता है, और फिर यही समाप्त हो जाती है आपकी कैलकुलस, ठीक है। ये एक मतलब क्या मतलब एनसीईआरटी वालों ने ना बड़े सिस्टमेटिक वैसे चीजें बिछाई हैं कि हाँ जहां पे अब बिल्कुल सब चीज गंगा जी में बहा दो भैया, वो है चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है आपका वेक्टर एंड 3D, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लगाना है, यहां लगाना है आपको बाई पार्ट्स। अब बाई पार्ट्स देखो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन मैं तो भैया डायरेक्ट ही लिखने वाला हूं, हर एक वीडियो मैंने अच्छे से इंटीग्रेशन के बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करिए भाई। तो वहां पे अब देखो, यहाँ पे आपके बाई पार्ट्स मत लिखा दियो, कुटकुटा जाओगे, नहीं तो मेरे ढंग से ये हो जाएगा बेटा तेरा सेकंड फंक्शन, और ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन, ओके। तो यहां से फर्स्ट फंक्शन हुआ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और यहां पे लगा दे भाई बाई पार्ट्स, लगा छोटे बाई पार्ट, जल्दी सोच के बता, नहीं आ रहा तो एक काम कर फटाफट से देख और लगा बाई पार्ट्स। कितना आ गया, लॉग एक्स को एज इट इज रखेगा और एक्स क्यू को इंटीग्रेट करेगा, माइनस लिख देता हूं भाई यार, ये देख ले इधर, u इंटू वी डी एक्स, ये आ जाएगा u वी डी एक्स माइनस का du अपॉन डी एक्स इंटू वी डी एक्स का होल डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा बाई पार्ट्स। अभी बाई पार्ट्स कैसे, इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन माना और इसे सेकंड फंक्शन माना, क्लियर है। तो यहां से वही बात कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट फंक्शन माना और इसे सेकंड, माइनस के डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये कितना आ जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, कितना आ गया एक्स 1/x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स क्यू अपॉन 3 dx, प्लस सी लगा देना अपने घर से भाई। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, और ये हो जाएगा लॉग एक्स। बढ़िया सवाल है बहुत ज्यादा, ये आपस में अगेन कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। गलती हुई है, कहीं गलती हुई है, हाँ यहां गलती ये हुई है कि यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे कितना आएगा एक्स क्यूब आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल सही, एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना बचेगा, ये 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब डीएक्स प्लस सी। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर 4/16 हो जाएगा प्लस सी। अभी 16 कैसे, क्योंकि एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, 4 से 4 मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स की पावर 4/16 हो जाएगा प्लस सी। ये रहा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं जनरल सॉल्यूशन आपको बिल्कुल 100% तगड़े तरीके से समझ में आया होगा मेरे छोटे भाई। इसमें कुछ नहीं है, पहचान आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद लॉलीपॉप हॉलीलुया वाला सवाल बन जाता है, इसमें कुछ ज्यादा बचता नहीं है, बस आपकी इंटीग्रेशन की तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं है सवाल में। उम्मीद करता हूं ये सवाल ताजू तरीके समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, वो सवाल भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होने वाला है, आप चाहो तो आप पहले उसे हिट कर लेना, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, सवाल देख तू आराम से, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। भाई तगड़ा सवाल है, ढंग से पहले अगर तू कर सकता है तो पहले तू ही ट्राई कर इस सवाल को, ठीक है, मैं तो कर ही दूंगा इस सवाल को, ठीक है। तो पहले पहला ट्राई तेरा है, उसके बाद मैं करता हूं सवाल। देख भाई, तो ये क्या करना है, देख सवाल देख गया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस, गौर से देख, माइनस 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 एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स। क्वेश्चन को मैंने दोबारा कर लिया कॉपी, ठीक है। हाँ, पहला काम होता है कि फॉर्म तो हमें पहचान में आ गई भाई साहब, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस तो है नहीं, क्योंकि भाई एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, और एक्स और वाई की कमांड डिग्री 2 है, वेरिएबल सेपरेबल भी दूर दूर तक है नहीं, और हमारे क्वेश्चन भी भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकल रहे, तो सवाल लीनियर का ही है भाई। देख पहला काम मैंने करा क्या, कि एक्स से क्या करा, डिवाइड, एक्स से डिवाइड करा, यहाँ पे एक्स आया और यहाँ पे एक्स आया, ये वाला एक्स कैंसिल, ये वाला एक्स कैंसिल, ये वाला एक्स कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा,
ये बचा dy अपॉन dx प्लस प्लस y अपॉन एक्स प्लस के y अपॉन एक्स बचा, और यहां से कितना बचेगा y कॉट एक्स बचा, ये वाला y कॉट एक्स, और यहां पे -1 इक्वल टू 0 बचा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, नॉर्मल सा मार्क उठाई करिए बस। देखो अब यहां से dy अपॉन dx हो गया प्लस यहां से y कॉमन ले लोगे तो y कॉमन लेने के बाद बचेगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस के कॉट एक्स, और ये बचेगा y इक्वल टू बचेगा 1। ठीक है, अब ये चेंज हो गया है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये p की वैल्यू बन गई है और ये q बन गया है। तो p आपका कितना बन गया भैया 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और q बराबर कितना बन गया 1 बन गया, q इक्वल टू कितना बन गया 1। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ा काम का होने वाला है, यहाँ पे बड़ा मजेदार होगा 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स dx। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे बढ़िया बात चीज बनने वाली है। ठीक है, e की पावर कितना हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस कॉट एक्स का फटाफट इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x। भाई बहुत सारे बच्चे पेपर में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कॉट एक्स के इंटीग्रेशन में, आपको नहीं होना। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया यहां से e की पावर log x sin x। ये क्या कर दिया भैया, मैंने लगा दी इसमें log m प्लस log n वाली आइडेंटिटी, log m प्लस log n वाली आइडेंटिटी log m इंटू n होता है। ठीक है, अब इसके बाद याद है नहीं याद ये वाली आइडेंटिटी, हाँ भाई याद तो होनी चाहिए बहुत दिनों को। log m इंटू n कितना होता है, ये होता है log m प्लस भैया log n होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं होगी, किंतु परंतु करके भी। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या करने वाले, पिछले क्वेश्चन वाला शॉर्ट लगाने वाले हैं। x sin x e की जगह आएगा और e जो है x sin x की जगह जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा x sin x, और कितना बनेगा log e। log e की वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू आपकी 1 होती है। क्लियर है, तो यहां से ही हो गया ओके। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा भैया कितना आ गया x sin x आ गया। अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट याद होता है हमें, जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये dx प्लस c। ये हमारे पास डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डायरेक्ट आपको पेपर में ऐसे ही लगाना है। ठीक है, चल भाई y कितना है तेरा, y तो y है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है आपका x sin x है ओके, और यहां से q कितना है, q है आपका 1 इंटू एक्स साइन एक्स dx प्लस का c हो गया, तो यहां से एक्स वाई साइन एक्स हो गया, और यहां से x साइन एक्स dx प्लस c हो गया। बाई पार्ट्स लगाओगे ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये आपका सेकंड फंक्शन बनेगा आई लाइट के हिसाब से। तो लगा भैया एक्स वाई साइन एक्स, लास्ट सवाल में बाई पार्ट्स लगेगा, इसमें भी तो इसमें डायरेक्ट लगा रहा हूं एक्स को एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1 लिख देना भाई, ज्यादा समय नहीं होता पेपर में कि फालतू चीजें आप लिखने पहले पड़े हो। dx ठीक है, तो एक्स वाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, ये वाला माइनस से आगे प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा कॉस dx प्लस c बचेगा। तो यहां से एक्स वाई साइन एक्स आया, और यहां से माइनस एक्स कॉस एक्स, और फिर से अगेन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ गया साइन एक्स प्लस सी। ये रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन दे रखा था इसका जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है भाई, ध्यान रखिए, पहली बारी में आपके एक ही बारी में समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सवाल है, गलती मत कर देना बस पेपर में, ये ध्यान रखना कोई भी सिली एरर नहीं करनी, बड़े आराम से चलना है आपको, क्वेश्चन को देखते हुए पहचानना है क्या, उसके बाद क्वेश्चन को फोड़ देना है, बहुत ज्यादा उसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ये सवाल आपको 3 नंबर में दिखेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पर हमें फाइंड करना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर देखो पेपर में ना भी देखे जाए ना, वो ऐसे बोलता है क्वेश्चन में पेपर में, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हर तरीके के सवाल में आपसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड कराएगा, तो भी आपसे यही बोलेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कराएगा तो भी आपसे बोलेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, चलो भाई सवाल देखते हैं। सवाल यही से स्टार्ट करते हैं। P बराबर कितना दे रखा है 2 tan x, और Q बराबर कितना दे रखा है शानदार sin x। देखो यहां से मैं आपको छांट छांट के करा रहा हूं बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के, पूरी एनसीईआरटी के। ठीक है, तो चलने दो जो चल रहा है भाई, 7 पार्ट 8 पार्ट, लेकिन 8 मुझे लग रहा है ये इसका सेकंड लास्ट पार्ट है, और इसके बाद एक पार्ट और आना, उसके बाद पूरा समाप्त हो जाएगा आपका एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज। आप भर भर के ने लगाइए अच्छे से, मजा आने वाला है, पेपर छपने क्वेश्चन छपने वाले हैं, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं।
ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको बोर्ड एग्जाम वाले दिन शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ध्यान से देखिए भाई, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए साहब, dy अपॉन dx आपको ये देखे गया, ओके। अब यहां पे देखो, p की वैल्यू 2 tan x, q बराबर sin x, ओके। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, पहला ही पॉइंट होता है e की पावर p dx होता है। अब देखो डायरेक्ट 2 tan x, tan x का इंटीग्रेशन जनता जान गई होगी अब तो। 2 tan x का इंटीग्रेशन होता है भाई, जल्दी बता दो, log sec x होता है भैया। मैंने की शानदार, tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है। ध्यान होना चाहिए, पेपर में भूल मत जाइए, जो भूल रहा है वो लिखिए फटाफट से। चलो आगे देखते हैं। अब वही बात है, e कहा जाएगा sec x की जगह, sec x कहा जाएगा e की जगह। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका sec स्क्वायर x, ओके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका sec स्क्वायर x हो गया। अब यहां के बाद आपको डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है। क्या होगा जनरल सॉल्यूशन? होगा आपका y इंटू, क्या होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। भाई बात समझ में आ रही है तेरे 1 to 1? यही होता है ना। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तेरा sec स्क्वायर x, ठीक है। यहां से q, सही एकदम बढ़िया, एकदम नौचक, e की पावर 2 tan x, ओके। log sec x होता है tan x का इंटीग्रेशन, q हमारा sin x है। चलिए साहब, तो q कितना है तेरा? sin x है। q हमारा sin x है, q हमारा sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया sec स्क्वायर है। अब इससे आगे आप थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं तो लगा ही रहा हूं भाई, लेकिन तू भी लगाना दिमाग साथ के साथ, कि आगे के पत्ते कैसे खुलने वाले हैं, आगे मैं कैसे इंटीग्रेट करने वाला हूं। सोचता रहा कर हर एक स्टेप पे, क्योंकि तू सोचेगा भी ना तभी बात बनेगी। खाली ऐसा नहीं है भाई बैठ गया एकदम, ना लड्डू ना, ऐसा नहीं करना। बैठना, सोचना है कि चलने हैं क्या वाला, इससे आगे आने वाला स्टेप क्या होगा। भैया ये चाल चलेंगे तो मैं कैसे चाल चलूंगा, ये ऐसे सोचेगा ना धीमे धीमे। भाई ज्यादा सोचने की मैं बता रहा हूं, 100% तू बहुत तगड़ी तैयारी चल रही होगी, बस सोचना है बैठ के इन दी एंड, अच्छा ये करना वो करना है, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल दिमाग नहीं रख लेना, कि बिल्कुल जो माइंड है बिल्कुल स्टेबल है, ऐसा नहीं, बिल्कुल डायनामिक वाली स्थिति में होना चाहिए कि हाँ ऐसे करने वाले हैं आगे। अब जैसे मैंने बोला ना sin x इंटू sec स्क्वायर x, तेरे दिमाग बिल्कुल एक्टिव हो गया कि इसके आगे इंटीग्रेशन तेरे को आता है नहीं आता, तू ध्यान रख, ठीक है। क्योंकि अगर तू आता है तो अंदर से तेरी इंट्यूशन की आवाज आएगी कि हाँ इससे आगे मैं संभाल लूंगा, और संभालना नहीं करना भी है, पेन से लिखना है, तब जाके बेटा बात बनती है। नहीं तो एग्जाम में सिली एरर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और वो तेरे को नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखियो भाई, ठीक है। चल, तो यहां से कितना आ जाएगा? y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और यहां से पता क्या किया जाए, अब यहां से मैंने काम करा, गौर से देख, ये कॉस स्क्वायर एक्स था, ये सेक स्क्वायर एक्स था, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देख जरा गौर से, मैंने लिखा इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। चल तेरे को लिख 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तेरे को, है ना। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक बात बता, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा? तू तुरंत बोलेगा भैया टेन एक्स होता है। मैंने बहुत बढ़िया, कितना आ गया? टेन एक्स हो गया, ओके, ठीक है। और ये 1 अपॉन कॉस एक्स कितना आ जाएगा? ये 1 अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा तेरा सेक एक्स आ जाएगा, dx प्लस सी आ जाएगा, ओके। यहां से ये बात बनी। अब तू जल्दी से सोच जा कि tan x sec x किसका इंटीग्रेशन होता है? tan x sec x होता है किसका इंटीग्रेशन? बहुत बढ़िया, सही सोचा, किसका इंटीग्रेशन होता है? sec x का। तो ये हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा sec x प्लस सी। तो यहां पे tan x इंटू sec x किसका इंटीग्रेशन होता है? sec x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। चलिए, अब तो यहां पे हमारे पास ये तो क्या आ गया, ये हमारे पास मिल गया हमें जनरल सॉल्यूशन। क्या मिल गया? जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो x और y की जो वैल्यू दे रखी है, इनका करना है यूज। तो भाई करते हैं यूज। y बराबर 0 डाल दे इसमें, y बराबर 0 डालेगा, और x बराबर क्या डालेगा? π/3। y बराबर 0 डालेगा तो ये आ जाएगा 0 इंटू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, sec π/3। यहां x की जगह क्या डालेगा? sec π/3 प्लस सी, है ना। x बराबर 0 डालेगा तो भैया ये तो कंप्लीट 0, sec π/3 प्लस सी। और sec π/3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2 होती है, प्लस सी। तो यहां से c की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2। अब इस c की वैल्यू उठा के दोबारा से इसी जनरल सॉल्यूशन में डालनी होती है, बस इतना ध्यान रखना है। बस ये जो वैल्यू होती है ना, जो जनरल सॉल्यूशन जो आता है, इसमें से हम c की वैल्यू निकालते हैं, और c की वैल्यू उठा के दोबारा इक्वेशन 1 में डाल देंगे, जो भी जनरल सॉल्यूशन आया था। तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ जाएगा? सेक एक्स माइनस का 2, ओके। ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्या है हमारा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये है भैया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ध्यान रख ले भाई अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं सवाल तेरे समझ में आया होगा। बस ध्यान रखना है कि हर एक स्टेप पे आगे के पत्ते कैसे खोलने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो, अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है। एक दो सवाल और करा रहा हूं, इसके बाद पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल देखते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन, e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन, तबाही वाला सवाल है लिटरली भाई साहब।
पेपर में जब ये सवाल दिखता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं सवाल को लेके कि भैया सवाल में करना क्या है। ये पहले तो dx अपॉन dy दिख रहा है मेरे को, हम जितने सवाल करके हमारा dy अपॉन dx, और मैं सच बता रहा हूं भाई, इस सवाल में बच्चा पता नहीं क्यों फंसता है। dx अपॉन dy को देख के एक तो पेपर का प्रेशर होता है, ऊपर से क्वेश्चन ऐसे दिख जाते हैं का सवाल, तो वहां जाके हवाई टाइट हो जाती है। तो मैंने कि भाई पहला जो पॉइंट है ना, इसको एकदम रामबाण की तरह इस्तेमाल कर तू कि भैया ये तो कभी बेकार ही नहीं जाएगा मेरा। मैंने क्या बात बोली भैया आपने कि बेटा हमेशा पहला काम मैं बोलता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, बस उसके बाद जो होगा देख लेंगे, जय माता की बोल के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पहला काम यह है कि dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना, ये करना पड़ेगा आपको पहला काम। ठीक है, चलो साहब पहला काम करते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये आपको दे रखा है और dx अपॉन dy, तो प्यार से dy अपॉन को इधर भेजते हैं, है ना, dy को इधर भेजते, dx के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dy को तूने इधर भेजा तो dy अपॉन dx। ठीक है, ये पूरा इधर चला जाएगा, dy इधर चला जाएगा, dx नीचे आ जाएगा, तो इधर भी तो पूरी पार्टी रह जाएगी ना। बता सोच के जल्दी से, सोच, तू सोचता ही तो नहीं अब तक सोचता तो बात ही बन जाती बल्टू। यह आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस y अपॉन रूट एक्स, ये बना। इसके बाद क्या करना है देख, इसके बाद क्वेश्चन को बड़े आराम से हॉलूलिया तरीके से देखना होता है, बल्कि बिल्कुल कूल तरीके से, ज्यादा हेफाजत नहीं मचानी होती क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल आराम से देखो, जैसे आप अपने एनिमी को देखते हो, जैसे मौलम भाई ये एनिमी है भाई, दूर से एकदम लट्ठ मारा खींच के उसके, ऐसे बिल्कुल ऐसा थोड़ी हड़बड़ाएंगे। अगर आप अपने दुश्मन के, भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने एक ऐसा ऐसा पॉइंट है जो आपको परेशान करना है, अगर इसे सबमिट दोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, बस इतना है। जैसे गेम खेलते हैं ना बचपन में, गेम देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, बचपन में कभी गेम खेले होंगे हम, तो वीडियो गेम खेलते थे ना, जो आता था मिक्की माउस, जो भी होता था, कौन सा होता था यार, मारियो वाला गेम जो होता था, तो क्या करते थे यार, स्टार्टिंग में पहली बार जब वीडियो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो पहली बार ही तुम्हारा गोली पे बटन नहीं जा रहा होता, हाथ नहीं जा रहा होता, ठीक है, हम गोली क्या है देख देख के चला रहे होते हैं, तो बार बार अच्छा ओके 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 ये रहा गोली वाला बटन, भूल जाते हैं कि उछलेगा किससे। लेकिन 4-5 दिन खेलने के बाद क्या ऐसा होता है कि हम उंगलियों पर ध्यान दे रहे होते हैं, नहीं दे रहे होते, सीधे हमारी उंगली कंफर्ट हो जाती है बटन पे, पता लगा लेती है कि हाँ ये अभी मेरा हाथ गोली वाले बटन पे, अभी मेरा हाथ जो है उछलने वाले बटन पे। तो इस तरीके का होता है बेसिकली। आपको क्या पॉइंट है, प्रैक्टिस है, और 2-3 बार आप भाई आप खेले हो 4-5 दिन लगातार, फिर आपको इतना सोचना नहीं होता, फिर तो आपको अपने गोली मारनी होती है भाई, जो भी है सीधे वही खात क्वेश्चन के साथ होती है भाई। ठीक है, तो भाई स्टार्टिंग है, चल बढ़िया, अब तो पॉइंट आ रहा है पढ़ाई वाला, खींच दे भाई जल्दी से सवाल को। कभी डरना ही नहीं होता, बस जैसे कभी तू सोचता था उसमें इंटरेस्ट लेता था, और यार ये सोचता ही नहीं था कि यार क्यों नहीं चल रही गोली, इंटरेस्ट लेता था सवाल के साथ भी, तू इंटरेस्ट लेगा ना पेपर में भाई, झक मार के तेरे को याद आ जाएगा दिमाग में सवाल कि अच्छा ये किया था मैंने उस टाइम पे। ये बस ये तेरे को ना ध्यान रखना भाई सवाल। ठीक है, देख भाई कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx प्लस इस y को इधर लिया, देख दिखा नहीं देखा, ये होमोजीनियस तो है ही नहीं, ये लीनियर वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, तो इसको इधर पढ़ा रहे हैं हम। ये आ गया क्लियर। अब देख यहां से दिखा नहीं दिखा, इस वाली फॉर्म में हो गया कन्वर्ट, dy अपॉन dx प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू हो गया। अब ये क्या तेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर है। तो यहां से p की वैल्यू क्या दिखी, p की वैल्यू दिखेगी तेरे को 1 अपॉन रूट एक्स, ये रहा p की वैल्यू, सही है भाई, ये रहा p 1 अपॉन रूट एक्स, और q बराबर कितना दिखेगा, सिंपल सवाल है लेकिन बहुत ज्यादा है, q की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, क्लियर है। चल अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर पी डीएक्स, e की पावर पी डीएक्स, p कितना है तेरा 1 अपॉन रूट एक्स dx, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद कर कितना होता है, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2 रूट एक्स, कितना होता है बेटा, e की पावर 2 रूट एक्स होता है, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, क्लियर है। लगा दी फॉर्मूला इसमें, ओके लगा देगा फॉर्मूला। अब देख यहां के बाद क्या देखना है, डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब तो 12 लिख दिया भाई मैंने, क्यू और ही गलती कर गया, क्यों नहीं आएगा, क्या आएगा, वाई आएगा भाई, ये गलती कर गए यानी कि कोई बात नहीं, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, तो y कितना है तेरा, y है y है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e की पावर 2 रूट एक्स, q कितना है देख, q ये रहा, q ये रहा, e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकला e की पावर 2 रूट एक्स, dx प्लस सी, dx प्लस सी, e की पावर 2 रूट एक्स, e की पावर माइनस 2 रूट एक्स कट के कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि भाई बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो e की पावर 0 बनेगा, e की पावर 2 रूट एक्स बचा, और यहां से कितना बचा 1 अपॉन रूट एक्स dx प्लस सी बचा, क्लियर है। और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन लिख दे डायरेक्ट दोबारा से जो तूने लिखा था वहां पे, अगेन कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी, ये रहा इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। ज्यादा टाइम भी नहीं लिया, बट क्वेश्चन डराने में थोड़ा भयंकर होता है ना, कभी कभी दुश्मन आपका डराम देखने में खतरनाक होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है, तो वही सवाल है बिल्कुल ये।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल पहली बार ही में समझ में आया होगा, लेकिन पहला पॉइंट आप कतई मत भूलना डिफरेंशियल इक्वेशन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। पहले आप dy अपॉन dx को अकेला कर दो, उसके बाद तुरंत पहचान आ जाएगी आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से खींचना है सवाल को। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमें फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, और जहां पर दे रखा y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये सवाल मिक्स टाइप का सवाल है। अब आपको पहचानना है कि वेरिएबल सेपरेबल है या फिर आपका तीन जो कैटेगरी होती है उनमें से किस कैटेगरी का सवाल है। लेकिन पहला पॉइंट भाई हमेशा यही होता है कि आप पहला काम करो, फाइंड द वैल्यू dy अपॉन dx। कभी नहीं अटकोगे आप सवाल में, आपसे मैं 100% बोल रहा हूं। आप देखते ही पहचान जाओगे सवाल किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। देख भाई कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर 2x। तू क्या करता भाई, इधर लेके गया छोटे भाई, तो कितना आ गया -1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना आ गया भाई dx आ गया। तो काम करा तूने dy अपॉन dx करा, और ये हो जाएगा, देख dx को इधर भेजा बड़े प्यार से, और ये कितना आ गया -1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा ओके एक सेकंड रुक जा भाई, e की पावर x तो लिखा ही नहीं मैंने जल्दबाजी में। ओके ये dx हो गया, और यहाँ e की पावर x चल रहा है, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x। ठीक है, हाँ तो तूने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल दी हमेशा की तरह। अब एक यहां से सोच आकर क्वेश्चन को, यहां 10 सेकंड dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के बाद 5 सेकंड सोच, क्या यहां से मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इधर उधर कर सकता हूं, मतलब वेरिएबल सेपरेबल कर सकता हूं। हाँ वेरिएबल सेपरेबल कर सकता है तो कर, नहीं तो फिर होमोजीनियस पे जा, नहीं तो फिर आगे लीनियर पे जा। होमो तो है नहीं क्योंकि y की पावर 2 है और e की पावर वैक्स दिख रही है तेरे को। इस तरीके के सवाल कभी होमोजीनियस के नहीं होते। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कतई नहीं है, y की पावर 2 है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो वो होता है dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू क्यू। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कराए हैं बेटा लड्डू, वहां पर y की पावर कितनी होती है, ये जो y होता है ना, ये जो y होता है, ये वाला y कितना होता है 1 होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, बस ये पहचान करा रहा हूं। एक बार कोशिश कर करके इन सब चीजों को खुद से पूछ के आप एक बार देखा करके है कि नहीं है, दोनों में कैटेगरी में से है ना। ऐसे तू 2-3 बार करेगा क्वेश्चन पे, अल्टीमेटली तू चैंपियन बन जाएगा भाई। ठीक है, देख अब तूने क्या करा, वेरिएबल सेपरेबल लगाता है, 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy के नीचे भेजा, 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy के नीचे। ओके ये हो गया। अब यहां से तूने dx को यहां भेजा, तो ये हो गया तेरा, इतनी जल्दी इंटीग्रेशन नहीं करते, e की पावर x, और ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x। अब तू जरा देखेगा dy के साथ y के टर्म्स है और dx के साथ x के टर्म्स है, तो इसका मतलब ये क्या है तेरा वेरिएबल सेपरेबल है। जैसे तुझे पता लगा वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल करा और बोथ साइड इंटीग्रेशन करा, बोथ साइड तूने चिड़िया उड़ा दी, चिड़िया उड़ाई मतलब इंटीग्रेशन करा बोथ साइड। अब एक काम कर, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम तगड़े हो चुके हैं अब तक भाई, खूब हमने मैच्योर हो चुके हैं, इंटीग्रेशन में कोई समस्या नहीं होती इंटीग्रेशन में भैया। देखो इसका तो हम खदेड़ देंगे, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहां थोड़ा सा समस्या खड़ी कर रहा है भैया मेरे सामने, मैं हूं तो तू चिंता क्यों कर रहा है भैया, यही तो बस खुशी की बात है आप हमारे साथ। इसे ऐसे लिख सकता हूं, जो e की पावर 2x है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब एक काम कर सकते हैं कि अगर e की पावर x को मैं t मानूं, क्या मानूं, e की पावर x को t, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x dx। तो यहां पर थोड़ा लगेगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चाहो तो सॉरी भाई सॉरी, चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, रफ पेज जो आपको रफ पेज जो मिलता है, आपको जो रफ पेज मिलता है, आप वहां पे भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन एग्जामिनर को दिखा देना, जो कॉपी मिलती है बड़ी सी आपको, वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो 100%, और एग्जामिनर को दिखा सकते हो कैसे। डायरेक्ट e की पावर x इक्वल टू टी आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर x dx इक्वल टू dt आ गया। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, tan इनवर्स t। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। देखो गॉड्स, और टी बराबर क्या पुट करोगे, e की पावर x। तो डायरेक्ट भी आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई मना नहीं है मेरे भाई, आप पेपर में 100% कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन। बस ये पेपर में जो कॉपी होती है, राइट साइड में थोड़ा रफ कैलकुलेशन करते हैं, पीछे नहीं करते। राइट साइड में एक लाइन खींचो, वहीं थोड़ी बहुत रफ कैलकुलेशन करो। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो रही है तो जाओ पीछे भाई, अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो साइड में कर लो भाई, एग्जामिनर को दिख जाएगा कि बच्चा यही कर रहा है, टाइम बचता है आपका उससे। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, tan इनवर्स t, और t बराबर कितना पुट करोगे, e की पावर x। तो भाई ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y हुआ, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स e की पावर x, प्लस ये आपने क्या ले लिया, कोई कांस्टेंट ले लिया। सही है भाई, यहां तक कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आप चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, टाइम बचेगा भाई, फालतू स्टेप्स लिखने के एग्जामिनर नंबर नहीं देता। ठीक है, वो लिखा तो है तूने, चलिए साहब। अब एक काम देख, हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना भाई। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं y बराबर क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, y बराबर
1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कितना आ जाएगा tan इनवर्स e की पावर 0 प्लस c। ठीक है, tan इनवर्स e की पावर 0 प्लस c, y बराबर 1 रखा और x बराबर क्या रखा 0। tan इनवर्स 1 कितना होता है बेटा पाई बाई 4 होता है, ये कितना आ जाएगा e की पावर 0 1 होता है प्लस cy, ये पाई बाई 4 हो गया, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है प्लस c, तो यहां पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 2। अब c की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई और c की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दे। ऐसे तू इक्वेशन 1 में डालेगा जो मानी तूने भाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स e की पावर x प्लस पाई बाई 2। ये रहा तेरा नेट आंसर भैया, ये है इस क्वेश्चन का जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं तेरे एक ही बारी में समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सवाल सिंपल है डिफरेंशियल इक्वेशन के, आप प्रैक्टिस करिए। मैंने जितने बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के करा दिए हैं। बस आप देखो, मैं आपसे बोल रहा हूं एनसीईआरटी कर लो, पीवाईक्यू कर लो, बार बार हर एक वीडियो जो मैं आपको लेके आता हूं वहां पे बताता हूं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना है इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर के बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं वेक्टर्स को। वेक्टर्स में जो सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में वो है, देखो आपको दो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है और दूसरा वेक्टर दे रखा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर, आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखो पहला आपको यह ज्ञान होना चाहिए यूनिट वेक्टर का, कोई भी वेक्टर अगर हमें दे रखा है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये मैं आपको साइड में दे देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर है मेरा, इस वेक्टर का मेरे को क्या निकाल, यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप निकालना है, तो ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन उस वेक्टर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या लगा दीजिए आप, डिवाइड लगा दीजिए। अगर आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगा देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ यहां से जब आप देखोगे तो दो वेक्टर देखे गए हैं, उनकी डायरेक्शन में देखो एक बात ध्यान रखना। अगर मैं आपसे बोलूं, ये कंसेप्चुअल बात है बहुत तगड़ी, कि अगर ए वेक्टर है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कुछ भी सही, ठीक है, हाँ जैसे सपोज करो ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस आपकी तरफ है, ठीक है, ये जो मार्कर है, मार्कर की डायरेक्शन मैंने आपकी तरफ कर दी, तो उसके यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन आप ही की तरफ होगी। ध्यान रखना, कोई वेक्टर है ए वेक्टर और उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, ये बात ध्यान रखना, कंसेप्चुअल बात है, हो सकता है आपको कंसेप्ट फंसा सकता है वेक्टर, इसीलिए थोड़ा सा टफ है। बाकी वेक्टर सबसे आसान चैप्टर बोला जाता है वेक्टर एंड 3D आपकी क्लास 12 के। ठीक है, चलिए साहब, तो यहां से मेरे को एक काम करना है, मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। मतलब ए वेक्टर आपको ये दे रखा दे गया, बी वेक्टर आपको ये दे गया, दोनों को ऐड कर देना मेरे को, तो 2i माइनस का जे प्लस का के हो गया, और ये हो जाएगा माइनस के आई प्लस का जे हो जाएगा और माइनस का के कैप हो जाएगा। तो इससे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, आई, ये आई हो जाएगा बेटा आपका, और ये जे से जे खत्म हो गया और के से के खत्म हो गया। तो यहां से क्या मिला मेरे को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या मिला, आई कैप मिला। ओके, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको कितना मिला, आई कैप मिल गया। ओके, यहां गलती करिए हमें, यहां पर 2k है, यहां पर कितना है आपका 2k कैप है। ठीक है, बाकी 2k कैप है, ये जैसे जे खत्म हो गया, तो यहां से मेरे को कितना मिलेगा, यहां से मिल जाएगा मेरे भाई आई प्लस के कैप मिलेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या मिला मेरे को, आई प्लस के। अभी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आई प्लस के कैप मिला, इस वेक्टर का मेरे को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, सपोज मैं सी वेक्टर मान लेता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, सी वेक्टर। बेसिकली सी कैप निकालना है मेरे को, क्या निकालना, सी कैप। तो सी कैप क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। लेट कर लीजिए, सिंपल तरीका है आपको समझाने का। मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर मान लिया, और मेरे को क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सी वेक्टर कितना है, आई प्लस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से सी कैप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2। ये रहा सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये आपका सवाल है, पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है वो आपसे, 2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए वेक्टर और 3D सबसे सिंपल चैप्टर होते हैं आपके। ठीक है, ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे सवाल की तरफ, आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दे रखा, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। भाई साहब सवाल आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के बिल्कुल सेम हो, किस वेक्टर के, 5i माइनस जे प्लस 2k के बिल्कुल सेम हो, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो 8 यूनिट हो। भाई सब ध्यान रखिए सवाल को, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन जो गिवन वेक्टर है इसके सेम हो, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो 8 यूनिट हो। तो एक काम कर, अभी मैंने आपसे एक बात बोली कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास होता है ए वेक्टर, और मैं उसका क्या निकालता हूं, यूनिट वेक्टर निकालता हूं, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर की जो उस वेक्टर और उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा सेम। तो एक काम करो, इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट होता है, और उसमें अगर मैं 1 में 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 में बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा
जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 8 यूनिट होगा। सवाल बढ़िया है, बढ़िया तरीके समझाएंगे इस सवाल को। देख, तो मैंने एक काम करा, ए वेक्टर को कुछ मान लिया 5i माइनस जे प्लस 2k। 5i माइनस जे प्लस 2k को मैंने एक ए वेक्टर मान दिया। इस वेक्टर का मैं क्या निकाल देता हूं, यूनिट वेक्टर निकाल देता हूं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5i माइनस के जे प्लस का 2k कैप आ गया। हाँ, इस वेक्टर का अपॉन इस वेक्टर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, चाहे तो आप ऐसे लिख लो 5i माइनस का जे प्लस का 2k कैप। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ए कैप क्या होता है, ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैंने डायरेक्ट लिया और लिख दिया, और आप भी पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ए कैप कितना हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा 5i माइनस का जे प्लस का 2k कैप। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4। सही है भाई, चलो तो ए कैप कितना आ जाएगा, ए कैप हो जाएगा आपका 5i माइनस का जे प्लस के 2k अपॉन कितना आ जाएगा 25 और 1 26 और 4 30। हमारे पास ये आ गया। ठीक है भाई, हमारे पास एक ऐसा वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। ये जो ए कैप आया इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 ही आ जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, अब एक सी वेक्टर मान ले, सी वेक्टर एक ऐसा सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 8 यूनिट होगा। अब एक बात बता, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और इस वेक्टर ये सी वेक्टर और इस ए कैप की डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, हाँ, तो सेम होगी। तो बस ये मेरे को क्या करना है, इस ए कैप में 8 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो सी वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1। जरा सोच ना, इसका तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 हुआ, और अगर इसके मैग्नीट्यूड में मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं वो वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 8 होगा। ठीक है, बस तो सी कैप कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ ए कैप। ए कैप कितना है तेरा 5i माइनस का जे प्लस का 2k। भाई सुन लियो गौर से, अपॉन 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी कैप हो जाएगा तेरा 8 अपॉन अंडर रूट 30, और इसे लिख सकता है तू 5i माइनस का जे प्लस का 2k। ओके, ये रहा तेरा आंसर। ये तेरे को एक ऐसा वेक्टर मिला जो 5i माइनस जे प्लस 2k के क्या होगा, डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा 8 यूनिट आएगा। तो ये सवाल थोड़ा फील करियो, ये सवाल पूछा गया है, पीवाई कुछ सवाल देखेगा तो लगातार देखो 2-3 सवाल इस तरीके के अलग अलग मैग्नीट्यूड में देखे पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं सवाल तेरे समझ में आया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन। हमें इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल निकालना, तो फटाफट से देखते हैं सवाल। पूछा जा सकता है आपसे सवाल, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। आपका क्या होता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला। चलिए साहब, cos थीटा, ये ध्यान रखना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर कितना है आपका i माइनस के 2j प्लस का 3k डॉट कितना आ जाएगा, डॉट 3i माइनस के 2j प्लस k कितना आ जाएगा k अपॉन में जब बेटा देखोगे तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं है साहब। तो cos थीटा बराबर मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 2 जा, और ये कितना आ गया प्लस 3 हो गया। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, 2 4 ये 3 हो गया। अब ये कितना आ गया देखो भाई जल्दी से, 9 और 4 13 और 1 14, तो ये कितना आ गया रूट 40, और ये भी कितना आ जाएगा बेटा रूट 40। बिल्कुल सही है, तो ये हो गया बेटा cos थीटा बराबर 10 अपॉन 10 अपॉन 14। कितना आ गया 10 अपॉन 14 आ गया। तो यहां से थीटा cos थीटा बराबर कितना आ गया 10 अपॉन 14 का मतलब 5/7। तो यहां से थीटा बेटा कितना हो गया, थीटा हो गया cos इनवर्स 5/7। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे सवालों पे भी भाई आपको कमांड रखनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल गलती मत करिए भैया पेपर में, ना कोई सिली एरर ना कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक, हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से पकड़ में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। हमें इस वेक्टर का i प्लस 3j प्लस 7k का इस वेक्टर पे क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। सवाल पूछा जाएगा, पूछा गया है, पूछे जाते रहेंगे प्रोजेक्शन वाले सवाल। अगर मैं आपसे बोलूं a का a ऑन b प्रोजेक्शन फाइंड करना है a का b पे, तो ध्यान रखना, याद रखने की टेक्निक सिखा रहा हूं। a का b पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो ये होता है आपका a वेक्टर डॉट b कैप, या फिर होता है अगर मैं आपसे बोलूं b ऑन a तो ये हो जाता है b वेक्टर डॉट a कैप, b वेक्टर डॉट a कैप। ध्यान रखना, ऑन के बाद जो वेक्टर होगा
ऑन के बाद जो वेक्टर आएगा उस पर लगेगा कैप। ये छोटी सी टेक्निक है आपको ध्यान रखने की, सवाल पूछा जा सकता है भाई ऑन बी, ठीक है। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है ऑन के बाद कौन सा वेक्टर है, 7i माइनस जे प्लस 8k। तो एक काम कर ले भाई, लेट कर ले, लेट ए बराबर i प्लस का 3j प्लस का 7k और बी बराबर आपको दे रखा है 7i माइनस का j प्लस का 8k, ठीक है। तो ऑन के बाद बी वेक्टर दे रखा है तो आपको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी कैप। भाई सब ध्यान रखना, ऑन के बाद ये वाला वेक्टर दे रखा है तो इसे मैंने क्या मान लिया बी, तो वेक्टर कैप किसके ऊपर लगेगा, बी के ऊपर, ठीक है। बस इसके बाद आप चाहो सॉल्व कर सकते हो। आप जानते हो बी कैप क्या होता है, बी कैप होता है आपका यूनिट वेक्टर, हम इसे लिखते हैं बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए वेक्टर कितना दे रखा है बेटा, आई प्लस का 3j प्लस का 7k डॉट कितना दे रखा है बी वेक्टर 7i माइनस का j प्लस कितना दे रखा है 8k, कितना दे रखा है बेटा 8k अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का 7i माइनस जे प्लस 8k का मैग्नीट्यूड। तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा बेटा डायरेक्ट, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से बस थोड़ी बहुत मार्क उठाई कर लो, आप कैलकुलेशन कर लो, मजा आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे 7 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 8 7 जा कितना होता है 56 हो जाएगा। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, और ये कितना आ जाएगा 64 और 50 64 और प्लस कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 50 56 63, ये आ जाएगा 60 अपॉन ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 6 और 5 10 104 6 और 5 11, ओके ठीक है। हाँ ये आ गया आपका प्रोजेक्शन, चाहो तो इसे आगे सॉल्व कर दो, नहीं तो इसे यहीं पर छोड़ के आ सकते हो, आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन निकालने का तरीका ये है। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्रोजेक्शन वाले सवाल आपके समझ में आते होंगे। भाई मैंने देखो वेक्टर 3D पे टॉपर शॉट बना रखा है सफिशिएंट है वेक्टर का, और भाई सब PYQ बना रखे हैं, आप उन्हें कर लीजिए अच्छे से, और ये जो क्वेश्चन करा रखा हूं इन्हें कर लीजिए, कुछ ज्यादा नहीं करना। उसके बाद सीधे आप सैंपल पेपर लगाइए, तगड़े नंबर आपके बनेंगे, आप यकीन करिए इस बात का। कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है यार, आप कंफ्यूज हो, कंफ्यूज नहीं होना भाई। जब तक आप कंफ्यूज रहोगे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहेंगी, आप अपना टाइम इस तरीके से वेस्ट करते रहोगे। भाई बिल्कुल नहीं करना, 3 चीजें कर लो। वेक्टर की जो मैंने PYQ करा रखे हैं आपको ढूंढ लेना, वहां पे आपको आराम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आके वेक्टर के PYQ के क्वेश्चन, वो कर लीजिए। ये जो चल रहा है बेस्ट क्वेश्चन NCERT वो तो आपको करना ही है। और दूसरा वेक्टर का मैंने जो टॉपर सॉर्ट करा रखा है उसमें वो सवाल है जो आपसे थोड़े एक तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में, वो आपका पूरा टॉपर सॉर्ट में थोड़ा टफ क्वेश्चन है जो 100% इससे ज्यादा टफ आएगा ही नहीं पेपर में। ठीक है, तो वो मैंने अच्छे से कंपाइल कर रखा है चीजों को। लिमिटेड कंटेंट है अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन बेहतरीन कंटेंट है, क्वालिटी वाला कंटेंट है, बस आप अच्छे से पढ़िए, यही चाहता हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा दूसरे सवाल की तरफ। देखो अगर मैं आपसे सबसे बोलूं सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वेक्टर में होता है बेटा वो यही होता है कि अगर ABC 3 यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, और उन तीनों वेक्टर का जो समय वो 0 वेक्टर दे रखा है, कितना दे रखा है 0 वेक्टर दे रखा है, तब आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। आप ध्यान रखिए इस तरीके का सवाल मैंने टॉपर शॉट में भी कराए, PYQ में भी बहुत ऐसे सवाल देखे गए हैं, और भाई NCERT में है सवाल ये, तो इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए सवाल को। ठीक है, बढ़ते बेटा सवाल को सॉल्यूशन पे कितना दे रखा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर आपको 0 वेक्टर दे रखा है। ठीक है, एक काम करना होता है भाई इसमें, या तो आप बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, या फिर एक काम करो, क्या ये है आपका, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो, या फिर एक काम करो आप बोथ साइड A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर से इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन 1 मानिए, डॉट प्रोडक्ट कर दो। इक्वेशन 1 में आप बोथ साइड A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर से क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, आप सीधे लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर डॉट कितना आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, अब देखो यहां पर आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है, ये 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर का किसी भी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, यहां क्या होगा देखो, ए का A में करोगे तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और ये हो जाएगा A वेक्टर डॉट C वेक्टर, B वेक्टर डॉट A वेक्टर, B वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर। मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, A का A में, A का B में, A का A में करेंगे A वेक्टर डॉट A वेक्टर, A का B में करेंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A का C में करेंगे A वेक्टर डॉट C वेक्टर, ऐसे कर रहा हूं बेटा सबका B वेक्टर, और फिर आ जाएगा C वेक्टर डॉट A वेक्टर, C वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट C वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 0, इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको मिलता है एक 0 कांस्टेंट क्वांटिटी, ये 0 है। A वेक्टर डॉट A वेक्टर मॉड A का स्क्वायर, B वेक्टर डॉट B वेक्टर मॉड B का स्क्वायर, C वेक्टर डॉट C वेक्टर, देखो ये रहा A वेक्टर डॉट A वेक्टर मॉड A का स्क्वायर
बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड बी का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भाई मॉड सी का होल स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं करना है यार, ये आ गया मॉड सी का स्क्वायर प्लस, अब जरा गौर से देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ गया, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है, यहां से यहां तक बात बनी। अब देख बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी कितना आ जाएगा, 2 बी डॉट ए डॉट सी और सी डॉट ए कितना आ गया, 2 ए डॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ए बी सी क्या है, तेरे यूनिट वेक्टर है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। गिवन क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों के तीनों क्या थे भाई, यूनिट वेक्टर थे। तो इनका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 1 1 प्लस 2 कॉमन लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हुआ बेटा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हुआ भाई तेरा, भाई सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो गया 0। 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 को इधर ले जाएगा बेटा कितना आ जाएगा -3। तो यहां से क्या देखेगा, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना देखेगा, -3। और 2 का बेटा क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या देखी, -3/2। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा है, पूछा जा सकता है। हो सकता है यहां पर मैग्नीट्यूड जैसे यहां दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, वो कुछ और वेक्टर यूनिट वेक्टर के बजाय और कुछ उनका मैग्नीट्यूड देके जा सकता है। तो सवाल तैयार रखना है आपको, एनसीईआरटी का बढ़िया सवाल है, अलग अलग एंगल से पूछा जा सकता है। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद आई, π/4 विद जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के। देखो सवाल है, एक यूनिट वेक्टर है, इफ ए यूनिट वेक्टर, एक ए वेक्टर जो है आपका यूनिट वेक्टर, ओके। तो आप एक काम करो, लिखो कि एक वेक्टर है ए वेक्टर जिस जो क्या यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ओके। और जो ए वेक्टर है वो आई के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/3 का एंगल बना रहा है, जे के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/4 का बना रहा है, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के। के कैप का मतलब होता है सीधे जेड एक्सिस से वो कितना बना रहा है, आपका एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना, ओके। एंड फाइंड एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और ये जो ए वेक्टर है इसका क्या फाइंड करना है बेटा, कंपोनेंट फाइंड करना। ठीक है, चलिए साहब एक काम करते हैं, स्टार्ट करो। आप एक बात जानते हो भाई कि अल्फा, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है ये बेटा, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हाँ, जो अल्फा बीटा जो गामा होता है, अल्फा जो एंगल बनता है वो एक्स एक्सिस से बनता है, बीटा जो बनता है बेटा वो वाई एक्सिस से बनता है, और जो गामा बनता है वो जेड एक्सिस से बनता है। अल्फा बोले, अल्फा मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बेटा बोले तो आई कैप, बीटा बोले तो वाई एक्सिस बोले तो जेड, जेड कहां, जे कहां पर होता है आपका, वाई एक्सिस पे होता है, एग्जैक्टली कहां होता है, वाई एक्सिस पे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कोई कोऑर्डिनेट है 1,0, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली भैया 1,0 कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1,0,1 तो आप बोलोगे एक पॉइंट कहां पर होगा, सीधा वाई एक्सिस पे होगा। सेम कहानी बात बोल रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको अल्फा कितना दे रखा है, π/3 दे रखा है बेटा, और बीटा कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 45 डिग्री दे रखा है, π/4 दे रखा है, एक ही बात है। और यहां से गामा कितना दे रखा है, गामा दे रखा है आपको थीटा। तो एक झटके में आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे, थीटा की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, यहां देखो भाई, कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, π/3 प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, π/4 प्लस कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस π/3 कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा, 1/4, ये आ जाएगा 1/√2। कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया, 1 - 1/2 माइनस के 1/4 आया। क्लियर है, 1 - 1/2 माइनस 1/4। अब जरा सॉल्व कर भाई, कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 1/2, 1/2 होता है, 1/4 हो गया। क्लियर है यहां से, तो 1/2 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा अगेन 1/4 आ जाएगा। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया, कॉस स्क्वायर थीटा आया 1/4, कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 आया, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा बराबर आएगा प्लस माइनस के 1/2। ध्यान रखियो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 है, तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 1/2। ये तेरे को बात क्लियर होगी। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता था, तो एक्स इक्वल टू कितना होता था, प्लस माइनस ए। तो सेम, अब यहां से ये जो थीटा है वो के साथ क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बना रहा है। इसका मतलब हम कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव वाली। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और एक्यूट का मतलब भी वही होता है जो एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में होता है, और 0 से 90 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस थीटा बराबर 1/2 है, तो बेटा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, अगेन ये π/3 हो जाएगा। तो हमें थीटा मिल गया, 2 नंबर का काम हमारा हो गया।
2 नंबर का या 1.5 नंबर का जो जितना भी आपसे पूछा जाए पेपर में सवाल, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, इस वेक्टर का, जो ए वेक्टर है उसका क्या फाइंड करना है मेरे छोटे भाई, सॉरी, क्या फाइंड करना है आपको, ए वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने हैं। चलिए साहब, ए वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करोगे, सॉरी भाई खांसी हो रखी है जरा ठंड की वजह से, ठीक है। अब एक काम करो, अल्फा आपको π/3 देके गया, बीटा आपको π/4 देके गया, गामा कितना देके गया, कितना देके गया भाई साहब, जल्दी सोचो। हमें गामा देके गया, गामा हमने सॉरी थीटा हमने निकाल दिया π/3, ठीक है। अब देखो छोटी सी बात है, यहां से आपको पता लगा कि हमें कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना। कंपोनेंट ए वेक्टर सपोज अपनी तरफ से कुछ मान लो, a1i प्लस के b1j प्लस c1k, ठीक है, हाँ ये मान लिया। अब हमें देखे गया है कि जो ए वेक्टर है, ठीक है, या ए वेक्टर जो दे रखा है मेरे भाई, जरा गौर से देखना सवाल को, जो ए वेक्टर है वो आई के साथ, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो जरा जल्दी से, कि ये मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है मेरा, यूनिट वेक्टर। तो एक बात होती है, जल्दी से हमें क्वेश्चन खत्म करना है, देख भाई जल्दी से, b1j प्लस c1k, ए वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर है। और अगर कोई यूनिट वेक्टर होता है, सुनना मेरी बात बहुत गौर से, अगर कोई यूनिट वेक्टर है, अगर आपका कोई यूनिट वेक्टर है, कंसेप्ट है बहुत तगड़ा, अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर के केस में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ध्यान रखना बात आप, अगर कोई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के केस में डायरेक्शन रेशियो, ये बात कंसेप्चुअल बात होती है, डायरेक्शन रेशियो और डीसीज इक्वल होते हैं किसके केस में, खाली जब वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर है। और आपको पता होगा ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आपके क्या होते हैं बेटा, सिंपल है, हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, a1 जो होगा बेटा कॉस अल्फा के बराबर होगा, और जो b1 होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस बीटा के बराबर होगा, जो c1 होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ तो बताओ, a1 कॉस अल्फा, अल्फा कितना देके गया π/3, कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्लियर है। हाँ b1 कॉस बीटा, देखो सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, वरना बुक्स में देख लेना, इसका जो मेथड है वही अलग है, पता नहीं किस लेवल से वो कैलकुलेशन खींच रहा है, ठीक है। b1 कितना आ जाएगा, cos 45, ठीक है, या π/4 लिख दो, एक ही बात है। और c1 cos थीटा की वैल्यू अभी आपने थीटा निकाला π/3, तो a1 कितना हो गया, a1 आपका 1/2 हो गया, b1 कितना हो गया, b1 आपका 1/√2 हो गया, और c1 कितना आ गया, c1 आ गया आपका 1/2, बस हो गया। यही आपसे पूछ रहा था, थीटा पूछ रहा था, थीटा आपने निकाल दिया, एंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के कंपोनेंट भी आपने बता दिए, बेसिकली a1 b1 c1 की वैल्यू। तो ये सवाल आपसे 3 नंबर पूछा जाएगा, तो आप कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते बेटा सवाल दे रखा है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिगार्डिंग, आपको किसी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, तब आपको क्या फाइंड करना है, आपको उस ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। देखो साहब सबसे सिंपल सवाल है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भी होता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे 3 ट्राइंगल वर्टेक्स दे रखे हैं आपको 3, तो इस ट्राइंगल एबीसी का आपको एरिया निकालना है। तो हम देखो क्या करते हैं, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड के पोजीशन वेक्टर निकाल, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड का वेक्टर निकाल देते हैं। जैसे ए आपको कितना दे रखा है 1 1 2, बी कितना दे रखा है बेटा 2 3 5, और सी क्या दे रखा है बेटा 1 5 5, ठीक है 1 5 5, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ए बी वेक्टर निकाल देते हैं और बीसी वेक्टर निकाल देते हैं, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है आपका 1/2 ए बी क्रॉस, ए बी निकाल दिया, ए बी क्रॉस बीसी, मतलब कोई भी 2 एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दो, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड मतलब बराबर वाली साइड, ए बी बी सी, या फिर ए सी बी सी, या फिर ए बी ए सी, आप कोई भी 2 एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और 2 से डिवाइड लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस ट्राइंगल का बेटा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड ले सकते हो आप, ए बी मैंने क्या ले ली, ए बी ली और बी सी ली, क्लियर है। आप ए बी भी ले सकते थे, ए सी भी ले सकते थे, आप उससे भी कर सकते हो, ट्राइंगल का एरिया बेटा सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए अब ए बी वेक्टर निकालते हैं, देखो ए बी वेक्टर करेंगे, अब ए बी है ना, ये ए बी है, तो यहां हम कैसे गए, तो फाइनल पॉइंट क्या है आपका, ये फाइनल में से इनिशियल क्या कर देते बेटा, माइनस कर देते, आपने देखा होगा वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट में से फाइनल वाले में से इनिशियल क्या करते हैं, माइनस, तो बी फाइनल है और ए क्या है आपका इनिशियल, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो आप 2 - i, भैया ये वाली बात पता ही नहीं पता, पहले तो ये बताओ, ए अगर मैं बोलूं x1 y1 z1 और बी बोलूं x2 y2 z2, तो ए बी वेक्टर के
डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? x2 में से x1 फाइनल माइनस करो, y2 में से y1 और z2 में से z1, यही तो होता है। हाँ, यही तो करने वाला हूं मैं। 2 में से एक माइनस कर दे, 3 माइनस 1 j प्लस कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 k। ठीक है, तो यहां से ए बी वेक्टर कितना आ गया, i प्लस 2j प्लस 3k। ये मान लिया 1, मान लिया इसे, मान लिया 1। ऐसे तेरे को क्या क्या फाइंड करना है? बीसी वेक्टर फाइंड करना है। बीसी वेक्टर मतलब इसमें से इसे माइनस कर, तो कितना आ जाएगा माइनस आई कैप। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, प्लस का 3j कैप, 3j कैप, और ये कितना आ जाएगा 0k कैप, क्योंकि 5 में से 5 माइनस करेगा 0 आ जाएगा। तो इतना हमने संभाल लिया। अब इनका क्या करना है, ए बी क्रॉस बी सी, इनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है तेरे को, आई जे के। ए बी कितना है 1 2 3, बीसी कितना है -1 3 0। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर भाई, तो कितना आ जाएगा ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, आई ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 0 इंटू 2 -9। भाई डिटरमिनेंट सॉल्व करनी आनी चाहिए सबको। -9 ये मल्टीप्लाई करा, माइनस का जे करेगा कितना 0। देख भाई इसका इसमें 0 प्लस 3 कोई दिक्कत नहीं है भाई, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई 3 में, प्लस आ जाएगा, प्लस के का कितना आ जाएगा 3 प्लस 2। भाई ये तो करना आना चाहिए, ये गया 3, ये घटाएगा 3 और ये प्लस 2 आ जाएगा। तो यहां से ए बी क्रॉस बी सी कितना आ जाएगा -9i -3j प्लस 5k, ये आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद छोटा सा काम करना है। इसका क्या निकालना है मेरे को, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम, सीधे इसमें रख दो फॉर्मूले में, सीधे इस फॉर्मूले में रख दो भाई साहब, जो फॉर्मूला आपको दे रखा है सीधा। कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इस वेक्टर का माइनस के 9i माइनस के 3j प्लस 5k, इसका मैग्नीट्यूड। तो कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी बेटा 1/2 अंडर रूट में 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 प्लस कितना आ गया 25, तो 1/2 कितना आ गया 90, 90 प्लस 125 कितना हो गया आपका ये 20, ये आ गया 115। तो ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, आंसर आता है। ठीक है, पेपर में जरूर पूछा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2 अंडर रूट 115। ठीक है, तो भाई देखो एक इमरजेंसी आ गई है, इस वीडियो को मतलब एक काम आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं होता तो भाई मैं पूरा ही कंप्लीट करा के जाता आपको 3D तक। ठीक है, तो भाई प्लीज इसमें सॉरी यार, इसको मैं यहीं तक रहने देता हूं। बाकी जो वेक्टर के 1-2 सवाल और रहेंगे बेहतरीन से, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, और 3D और प्रोबेबिलिटी और एलपीपी एक ही पार्ट में आपको खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए मेरे छोटे भाई, आप बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, और जो भी दिक्कत है आप शेयर करते रहिए भाई। बच्चे बोलते हैं कि भैया डाउट नहीं बताते आप, जनरल क्वेरी जो होती है, भाई मैं बताऊंगा 100% बताऊंगा, थोड़ा लेट हो जाऊं ठीक है, उसके लिए भाई सॉरी, लेकिन मैं आपको 100% आपकी जो भी जनरल क्वेरी होंगी आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बेटे यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और उस नेक्स्ट पार्ट में आप पूरी एनसीईआरटी क्या कर लेंगे, लपेटे में ले लेंगे। ठीक है, तो ये 7 या 8 पार्ट की मैं आपसे कह ही रहा हूं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे भाई। एनसीईआरटी पीवाईक्यू प्लस आप सैंपल पेपर लगाइए जो भी आप लगाना चाहते हो, बट इनसे आगे बेटा ज्यादा करना नहीं है। ठीक है, बने रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए तगड़े तरीके से। थैंक यू भाई।